हेलो फ्रेंड्स। आप आज इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि सर स्टॉक मार्केट एनालिसिस की वीडियो सैटरडे को आती है और आई नहीं वीडियो। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरा अभी गला भी थोड़ा सा ख़राब है और थोड़ा सा वायरल फीवर जो है फेस कर रहा था पिछले 2-3 दिन से। तो इस वजह से आपके साथ कल वीडियो शेयर नहीं कर पाया। और आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि बाज़ार में किस तरीके का हमें इस सप्ताह के दौरान आउटलुक नज़र आता है। पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे जीडीपी के बहुत ही बेहतरीन नंबर्स जो है गवर्नमेंट ने पेश किए थे, लेकिन बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यकीन नहीं था और सिंपली आईएमएफ ने भी सी कैटेगरी के अंदर उसको डाला था। तो एक अच्छा गैप अप जो हमने शीर्षक भी रखा था कि गैप अप तो जो है बाजार होगा। बाजार गैप अप हुआ भी और उस गैप अप के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। तो बाज़ारों के अंदर हम ये कहें कि जो डेटा थे हमारे जीडीपी के, उन डेटा के ऊपर सरकार ने तो जो डेटा पेश किए, बाजार ने उनके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। हालांकि फ्राइडे के सेशन में क्रेडिट पॉलिसी के दौरान 0.25% की जो है कटौती कर दी गई, तो जिसकी वजह से कर्ज जो है 0.25% सस्ता हो गया और सिमिलरली आपके डिपॉजिट्स के रेट भी 0.25% आगे चल के सस्ते हो जाएंगे, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो ऐसे समय पर निवेश कहाँ पर बढ़ेगा? तो मुझे लगता है कि शायद कमोडिटी मार्केट उस पैसे को अपनी तरफ खींच लेंगी, जिस तरीके से इंटरनेशनल माहौल है। या कुछ एनर्जी स्टॉक्स हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जिस तरीके से एआई की डेवलपमेंट के लिए बात हो रही है, तो कुछ ऐसे शेयर्स जो कि पावर जनरेशन में या एनर्जी में अहम योगदान देंगे, वहाँ पर शायद आपको लगे कि वो कुछ बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। तो हमें लगता है कि जो एक लिक्विडिटी, इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी तकरीबन 1 लाख करोड़ बाजार में डालने की जो है चेष्टा आरबीआई करता हुआ नजर आएगा। तो एक भरपूर मात्रा में लिक्विडिटी बाजार में डाली जा रही है। जहाँ तक हम बात करें पूरे सिस्टम की, तो भारत सरकार ने पिछले 1 साल के दौरान जो चीज़ की है वो 3 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं कि सरकार हर तरीके से व्यापार को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जितने भी मूव्स हैं वो जनरली जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए हैं, और बाय लार्ज जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एसएमईज जो सेक्टर है, उसके लिए कोई भी विशेष सुविधा नहीं है। एक बड़ी कंपनी भी उतना ही जीएसटी देती है जितना कि एक छोटा व्यापारी देता है। तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बड़ी कंपनी उसका फ़ायदा उठा लेती है, छोटी कंपनी को नहीं मिलता है। तो वो बेनिफिट अभी भी एसएमई सेक्टर के लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ पे। और एसएमई सेक्टर जो है अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहा है। जिस तरीके से जीएसटी कट आया, उसका मेजर बेनिफिट जो है बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के लिए रहा। और उसके बाद जो जीएसटी कट के बाद जो डेटा पिछले महीने अक्टूबर के महीने में जो जीएसटी की कलेक्शन आई थी वो ताबड़तोड़ आई थी और बहुत अच्छी ग्रोथ थी। लेकिन जब हम नवंबर की जीएसटी की कलेक्शन देखते हैं तो वो 1,70,000 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल के डेटा के आसपास है। यानी कि पिछले साल से इस साल में जीएसटी की कलेक्शन में नाम मात्र की बढ़ोतरी जो है देखने के लिए मिली। 0.3% के आसपास जो है वो बढ़ोतरी थी। तो कुल मिलाकर जो डेटा है, डेटा पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं जीएसटी काटने के बाद जो एक पेंटअप डिमांड आई थी, जो हम चर्चा भी कर रहे थे, वो खाली अक्टूबर के महीने तक थी। नवंबर में उसका असर देखने के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पर हमें दोबारा से देखना है, क्योंकि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज है वो अभी ये क्राइसिस में, और सीधी सी बात ये कि जो टैरिफ वाली जो सिचुएशंस हैं उनसे अभी जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज की तरफ से ही आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में एक चीज़ आपको साफ देखने के लिए मिलेगी कि जो इंटरेस्ट है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काटे हैं पिछले 2 क्रेडिट पॉलिसीज़ में, उनका एक इंटरेस्ट मार्जिन जो है बैंकों का बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसका असर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी देख भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बाजार अभी शायद उसको रिकॉर्ड नहीं कर रही है, जिसको हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जीएसटी के डेटा आपने देखे पिछले महीने के नवंबर के, उसको देख के ऐसा लगता है कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो एक क्राइसिस वाली सिचुएशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और बैंकों के एनपीए की समस्या आपको इस सेगमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और रिटेल ने भी जो बढ़ चढ़कर माल खरीदा है वो जनरली अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में है। तो पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी तो डाल दी गई है, लेकिन जो क्रेडिट लाइंस हैं या जो हम कह सकते हैं कि जो बैंकों ने लोन बांटे, उनकी क्वालिटी जरूर घटती हुई जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर आपको बैंकों के इंटरेस्ट मार्जिन में तो एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको एनपीए की समस्या आती हुई नजर आएगी। दूसरी बात यहाँ पे कि जो ये इंटरेस्ट रेट काटे हैं
टू 5 बेसिस परसेंट। इससे इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा बैंकों का, और वो बैंकों के लिए जो दिसंबर महीने की जो अर्निंग्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इम्पैक्ट ऐसे पड़ेगा कि बैंकों को जो भी रेपो रेट से लिंक्ड लोन्स हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट तुरंत, यानी कि होम लोन्स हैं, चाहे ऑटो लोन्स हैं, या जो पर्सनल लोन्स हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कट हो जाएंगे। लेकिन जो एफडी के रेट्स हैं उनको कट होने में भी 2-4 महीने का और इवन ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो जिसकी वजह से बैंकिंग के ऊपर हमें लगता है कि बैंकिंग के अंदर जो प्राइस है वो फुली प्राइस्ड इन है ऑलरेडी एक, और इस एंटिसिपेशन में माल खरीदा जा रहा है कि भाई बैंकों के अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये अभी जो बाज़ार में जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो तो मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। अब आगे के जो डेटाज हैं देखिएगा, सोमवार और मंगलवार के अंदर जो डेटा बन रहे थे उन डेटाज को देख के लग रहा था कि एफआईआईज और डीआईआईज के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, और एफआईआईज ने एक अच्छी खासी मंदी की पोजीशंस बना ली थी। लेकिन जैसे ही रेपो रेट की फ्राइडे का सेशन आया, अगर हम पिछले शुरू के 4 दिन का डेटा देखें तो एफआईआईज एग्रेसिवली अपने शॉर्ट बिल्डअप कर रहे थे, और उन्होंने फ्राइडे के सेशन में अपने शॉर्ट्स काटते हुए नजर आए, और वो डेटा पॉइंट्स में भी आपको नजर आएगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईआईज ने खरीदारी की फ्राइडे के सेशन में। इसके अलावा उन्होंने खाली बैंक निफ्टी में स्लाइटली नेगेटिव पोजीशन बनाई है, उसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में एक दमदार खरीदारी की है 18701 करोड़ की। उसके अलावा कोवल ऑप्शंस भी खरीदी हैं, ये भी तेजी की कॉल्स है, और जो पुट खरीद रखी थी उनको बेच दिया। तो अल्टीमेटली फ्राइडे का डेटा एफआईआईज का काफ़ी पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव नोट के साथ एफआईआईज का डेटा फ्राइडे में क्लोज हुआ। सिमिलरली प्रो के डेटा के अंदर भी अगर हम देखें तो उन्होंने इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली की है, लेकिन वहीं पर कॉल ऑप्शंस में अच्छी खासी खरीदारी की है, और जो पुट खरीद रखी थी उनको बेचते हुए नजर आए। यानी कि ये भी तेजी की कॉल है, ये भी तेजी की कॉल है, तो यहाँ पर भी एक तेजी की कॉल है। क्लाइंट की पोजीशन में अगर हम देखें तो क्लाइंट बेइंतहा तेजी में थे, उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी कॉल ऑप्शंस बेचते हुए नजर आए हैं और पुट ऑप्शंस को खरीदते हुए नजर आए हैं। ये एक मंदी की कॉल है और ये भी मंदी की कॉल है, तो इन्होंने थोड़ी मंदी बनाई है और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बेचते हुए नजर आए हैं। अभी पिछले 3 महीनों के दौरान जो हमें देखने के लिए मिला है कि क्लाइंट ही ज़्यादातर विनर रहे हैं या डीआईआईज विनर रहे हैं, और एफआईआईज ने और स्पेशली प्रो के अकाउंट में ज़्यादातर ट्रेड्स जो है उनके उल्टे ही पड़े हैं, क्योंकि डेटा अगले दिन ही बदल जाता है। अभी जहाँ तक डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज ने एक बहुत बेहतरीन बाइंग जो है रेपो रेट कटने के बाद करी है 4189 करोड़ की। और देखिएगा यहाँ पे एक सरकार का भी प्रेशर होता है कि जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब दिल्ली में आए हुए थे, और उस समय पर अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट में कुछ भी गिरावट होती तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं देता। तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगर हम बिकवाली देखें तो एफआईआईज के डेटा थोड़े से फीके पड़ते हुए नजर आए। तो फ्राइडे के सेशन में अगर हम देखें तो मोटा मोटी एफआईआईज डीआईआईज सबके डेटा पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जो क्लाइंट ने अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस में जरूर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग की है। अब जहाँ तक निफ्टी 50 का 1 डे चार्ट देखें तो यहाँ पर 3 दिनों के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन जो जीएसटी की खबर के बाद एक बढ़िया गैप अप हुआ था उसको बाजार होल्ड नहीं कर पाया। इसको हम थोड़ा सा वीकली कैंडल में देखने की चेष्टा करेंगे। देखिएगा वीकली कैंडल के अंदर ये जो पोजीशंस हैं लास्ट में एक हैंगिंग मैन टाइप की जो है पैटर्न्स क्रिएट हुआ है। ये पैटर्न जनरली एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत भी देता है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं आएगी। इसके बाद अगर अगले वीक की कैंडल्स भी सिमिलर लाइंस के ऊपर बनेगी तो हम ये मान के चलेंगे कि इस दिसंबर महीने की एक्सपायरी मंदी की तरफ जा रही है। अदरवाइज फ्राइडे के डेटा देख के ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग की पोजीशंस बनी है। आइएगा मैं अब इस डेटा को, ये जो वीकली कैंडल निफ्टी बैंक की है, इसको हम पीछे से जो है थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं। ये वीकली कैंडल एक पूरे सप्ताह की कैंडल है। इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले बॉक्स के अंदर देखेंगे कि ये जो समय था ये था 2022 का, और इस 2022 के समय में हमने देखा कि बाजार 32,000 से लेके और 38,000 के बीच में ट्रेंड कर रहा था कुछ समय के लिए। जो आप लाइंस देख रहे हैं क्रॉस, यहाँ पर इस कुछ समय के लिए बाजार ने एक हायर लेवल्स की तरफ 42,000 के आसपास भी गया, लेकिन बाजार वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, एक ओवरबॉट सिचुएशंस में चला गया था। तो वहाँ से एक शार्प करेक्शन भी हमें देखने के लिए मिली थी। तो मोटा मोटी बाजार जो है इस पूरे पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो ज़्यादातर समय 32,000 से लेकर 38,000 के बीच मेरा पूरा जो दायरा था वो 6,000 का था, और ब्रॉडली इस एरिया को भी लगा ले तो ये 10,000 पॉइंट का दायरा था। फिर उसके बाद एक दूसरा दायरा बनता है, जो दायरा बनता है 38,000 से लेके, और वो दायरा बनता है 46,000 तक का। ये दायरा चला आपका 2023-22 के एंड से लेके 2024 के मिड तक। तो इस पूरे समय में भी, पूरे समय अंतराल में भी जो पूरा आंकड़ा रहा वो 38 से 46,000 का रहा। तो इसमें पूरा जो बाजार था वो 8,000 पॉइंट्स के दायरे में घूमता रहा, और समय था लगभग 1.5 साल का।
उसके बाद जो बाजार अगले बॉक्स में आ गया और 46,000 से लेके बाजार 54,000 के बीच में ट्रेड करता रहा। और ये जो समय पीरियड था, ये जो समय अंतराल था, ये 2024 के मिड से लेके और 2025 के मिड तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये मई के मिड तक था। और यहाँ से बाजार एक नए बॉक्स की तरफ चला गया, वो था जो अभी जो पीरियड चल रहा है, यानी कि 2025 के मिड से लेकर अभी हम दिसंबर के अंदर आ गए। इन सारे पीरियड्स के बीच में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि बाजार ने एक समय पर इस बॉक्स के बाहर निकलने की चेष्टा तो की थी 2022 में, लेकिन वापस इसी बॉक्स में आ गया। इसी तरीके से 2023-24 के बीच में भी था, बॉक्स कुछ समय के लिए थोड़ा सा ऊपर गया, उतना नहीं गया, थोड़े समय के लिए, बहुत समय के लिए, जितना एग्रेसिवली पहले बॉक्स में उतना नहीं। फिर उसके बाद अगर हम इस बॉक्स के अंदर देखें तो बाजार इस बार नीचे की तरफ भी थोड़ा गया, लेकिन अल्टीमेटली इसी 46 से 54 के दायरे के बीच में रहा। अब बाजार एक 54 से 60,000 के दायरे में है, या दायरा और बड़ा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो हमें ऐसा लगता है क्योंकि बाजार का जो हाई है वो इस हफ्ते का वो 60,114 है, मोटा मोटी जो है 60,000 का दायरा इसने टच किया। तो इन सारे पैटर्न्स में एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि बाजार ऊपर से एक बार नीचे करेक्ट होते हैं, फिर बाजार एक अच्छी तेजी करते हैं, फिर एक ऊपर टॉप बनाने के बाद एक अच्छी करेक्शंस करते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली बाजार एक अच्छी तेजी करने के बाद एक बाजार करेक्टिव मोड में आते हैं। बाजार एक तेजी करने के बाद जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर एक करेक्टिव मोड में आते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बाजार के लिए एक करेक्टिव मोड अगर इस महीने स्टार्ट होता है तो इस वीकली कैंडल से कंफर्म होगा। अगर ये वीकली कैंडल्स में बाजार वीक होते हैं, क्योंकि देखिएगा बड़े ट्रेड्स जो हैं बड़ी टाइम लाइन के ऊपर एक प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर ऐसा होता है, इस हफ्ते एक रेड कैंडल बनती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बाजार जो है 56,500 से लेके 57,200 के बीच के कोई दायरे जो है इस महीने के दौरान टच कर सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 57,200 और उसके बीच में कहीं 56,500। तो ये दायरे आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें कि पुरानी कैंडल्स को भी हम इंडिकेट करें, हालांकि यहाँ पर जो है लेवल्स नीचे की तरफ टूट के आए, लेकिन अगर हम 2023-24 की कैंडल्स को देखें तो जो 2023 के जो इमीडिएट हाईज थे उनके पास जो है बाजार जाता है। तो यहाँ पे इमीडिएट हाई जो है वो 56,500 के आसपास है, तो वहाँ तक आने की हम उम्मीद लगा सकते हैं। और यही जो पॉइंट्स है जहाँ पर हो सकता है कि एक बाइंग दोबारा से एमर्ज हो जाए। तो कुल मिलाकर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एक प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं वो प्रॉफिट को अभी ओवर ट्रेल करते हैं या प्रॉफिट बुक करते हैं। ये जो हफ्ता है, ये जो सप्ताह है, ये बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि देखिएगा निफ्टी में जो ब्रेकआउट आया, निफ्टी के अंदर अगर हम देखें निफ्टी 50 का डेली कैंडल पैटर्न, तो जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद निफ्टी उन लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। उन ब्रेकआउट को या तो इस सप्ताह कंफर्म कर दें, ये सप्ताह मेक और ब्रेक लेवल है, या तो बाजार इस महीने अपना जो है इस सप्ताह जो है बाजार अपना हाई काट कर 26,300 के ऊपर आ जाए। अदरवाइज जो बियर्स हैं वो अपनी पोजीशंस जो है खोल देंगे और इस सप्ताह के दौरान फिर बाजार के अंदर आप एक वीकली कैंडल पर, जैसे इस समय पर भी हम देखें हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न बनी है, तो फिर एक कैंडल्स नीचे की तरफ बनती हुई नजर आएगी। अगर वो कैंडल्स यहाँ पर बनती है तो बाजारों के अंदर 25,300 तक के दायरे इस महीने के लिए खुलते हुए नजर आ जाएंगे। हो सकता है कि उसके बाद आपको एक तेजी देखने के लिए मिले, बट वहाँ पर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि एक जो बड़े प्लेयर्स हैं जब क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे तो उससे पहले एक प्रॉफिट बुकिंग करने का मन बनाते हुए नजर आए, क्योंकि जो जीएसटी के जो डेटाज हैं वो बता रहे हैं कि 1,70,000 करोड़ के रेवेन्यूज़ आए हैं, जबकि इससे पहले महीने में 1,89,000 के आसपास कहीं पे थे, 187 189 मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ ये अक्टूबर के डेटा थे। तो वहाँ से भी आपने डी ग्रो किया है और पिछले साल के जो डेटा थे वो लगभग इसी के आसपास थे। तो हम पिछले साल से इस साल में लगभग 0 ग्रोथ पे है, और जहाँ पर हम अपनी जीडीपी की भी नॉमिनल ग्रोथ की बात करें वो भी 9% के नीचे है। तो कुल मिला के जो डेटा पॉइंट्स हैं वो भी हमारे को क्या संकेत कर रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है, जिसका बाजार इंतजार कर रहा है। इस सप्ताह जो है थोड़ा सी शुरुआत तो हुई, लेकिन वो जो है ट्रांसलेट नहीं हुई। रीज़न ये कि फ्राइडे के दिन जो एक क्रेडिट पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट हुई, तो मुझे लगता है कि बाजार के जो बेचने वाले प्लेयर्स हैं वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दबाजी में नहीं, वो कह रहे हैं कि ठीक है लिया आइए बाजार को, अब हमने तो दिसंबर एंड की एक्सपायरी प्ले करनी है,
तो वो अभी हमें लगता है कि जो बाजार का ट्रेंड रिवर्स होगा तो वो इस सप्ताह के एंड तक कंफर्म होगा। या तो देखिएगा ब्रेकआउट करके बाजार ने ऊपर चले जाना इस हफ्ते, और मुझे उसकी संभावना लगती है 30%। 70% मुझे संभावना लगती है कि बाजारों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न चल रहा है ये चलता रहेगा। इस बार शायद आपको ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग का जो क्लियर इंडिकेशंस है वो देखने के लिए मिल सकता है। 70-30 की जो है हमारी गाइडेंस है, लेकिन हम कोई भी ट्रेड आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी ट्रेड लें तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। उसके बाद देखते हैं, देखिएगा जी गोल्ड के अंदर क्या पोजीशंस बन रही है, क्योंकि गोल्ड जो है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी हम निवेशित है। और गोल्ड के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोल्ड ने जिस तरीके का पैटर्न बनाया है, और ये 1 डे का चार्ट है, और हमने देखा दिवाली के बाद जो बाज़ारों के अंदर गिरावट आई थी उसके बाद गोल्ड ने अपने आप को सुधारा, फिर एक करेक्शन आई और अब गोल्ड जो है तकरीबन $4200 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अभी हमें लगता है कि यहाँ पर भी ये जो पूरा 4400 से 3900 की रेंज है, इसके अंदर बाजार अगर हम देखें तो बॉक्स थ्योरी के हिसाब से यहीं पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ारों में जैसे ही 4150 के आसपास अगर हम डेली लेवल पे देखें तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनती है 4150 के आसपास। तो 4150 के आसपास बाजार, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे आप तो 4150 पे बाजार ने बहुत काम किया है। 4150 टूटने के बाद देखिएगा 4000 तक के आंकड़े आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और इवन उसके नीचे भी बाजार जा सकता है। तो मेरे लिए 4150 एक अहम सपोर्ट है। और उसके बाद जो है बाजारों के अंदर अगर गोल्ड इसके नीचे टूटता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर, नॉट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हो सकता है जो गोल्ड को $4000 के आसपास तक भी ले के जा सकता है। तो यहाँ पर गोल्ड में अभी भी मीडियम टर्म में अगर हम देखें तो हमें अभी गोल्ड में बुलिश आउटलुक हमारा जस का तस है। जहाँ तक बात करें सिल्वर की, तो देखिएगा इस सप्ताह का जो धुरंधर चार्ट है वो सिल्वर का ही है। सिल्वर ने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया। हमारी जो चर्चा पहले भी आपके साथ हुई थी कि $54 पर जब भी ब्रेकआउट करेगा तो बाजारों के अंदर आप सिल्वर में एक भयंकर तेजी देखेंगे। तो $54 के ऊपर जैसे गोल्ड निकला तो गोल्ड ने अपने चार्ट ने बता दिया कि भाई मैं अब 54 का बेस बनाकर 54 का पुराना हाई, जो हम तो ये अब इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा, जो सदियों का हाई था उसको तोड़ दिया। हालांकि सदियों का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पर जो सदियाँ चली हैं, बट हाँ पिछले 50-60 साल के अंदर जिस तरीके का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे 2011 में जो हाई लगे थे, ये हंट ब्रदर्स के टाइम पर जो हाई लगे तो उन सब को ब्रीच करते हुए सिल्वर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। और सिल्वर ने अगर हम फ्राइडे के सेशन में भी देखें तो कोमेक्स के अंदर 59 के आसपास का जो 59.322 का हाई लगाया, वहाँ पर एक सेलिंग आई और लास्ट के 1-1.5 घंटे में ऊपर से वो करेक्ट हो गया। तो ये तो पक्का है कि $59 के आसपास एक सप्लाई आएगी। तो अभी हमें लगता है कि यहाँ पर भी जो रेंज है वो $54 और इवन $55 के आसपास हमें लगता है कि ये बेस है, और अभी $59 के आसपास ट्रेड करेगा। एवरेजली मुझे लगता है $56 के आसपास जो है ये सप्ताह जो है गुजारता हुआ नजर आएगा। मेजरली 55 से लेके $59 के बीच में हमें लगता है कि ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि $59-60 के आसपास बहुत जबरदस्त सप्लाई है। तो वो हमें लगता नहीं कि एक सप्ताह में वो टूट जाएगी। अगर ये टूटती हुई नज़र आएगी तो यहाँ पर अगर हम सिल्वर के अंदर जो पोजीशनिंग भी देखें तो सिल्वर की जो प्रोडक्शन है वो ये तो पक्का है कि डिमांड के सामने फीकी है, और ETF की भी जबरदस्त बाइंग जो है सिल्वर के अंदर चल रही है। लेकिन एक टाइम वाइज करेक्शन अभी हमें लगता है कि सिल्वर लेगा। तो एक टाइम वाइज करेक्शन का मतलब होता है कि एक इन प्राइस के इर्द गिर्द कुछ समय बिताएगा। तो अभी हमें लगता है कि यहाँ पर $60 के नीचे हो सकता है कि आपको 1 या 2 महीने का समय सिल्वर बिताता हुआ नजर आए। और क्योंकि एक बहुत अच्छी रैली सिल्वर में हो चुकी है, अगर $60 को तोड़ के जाता है तो सिल्वर में नई ऊंचाइयाँ आपको देखने के लिए मिल सकती है। और जहाँ पर एक एंट्री पॉइंट बनता है, जो अगर सिल्वर में चूक गए हैं और जिनको लगता है कि यार उनको सिल्वर लेनी थी, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले सकते हैं। $50 के आसपास अगर सिल्वर के भाव आते हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ट्रेडर एग्रेसिवली बाइंग करने के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। तो $50 से $52 के आसपास एग्रेसिव ट्रेडर, और नॉर्मल केस के अंदर $54 के आसपास जैसे ही सिल्वर आएगी वहाँ पर एक अच्छी तेजी आने की संभावना, वहाँ पर एक अच्छा बेस बनने की संभावना है। लेकिन फिर भी क्योंकि बाजार शॉर्ट स्टॉप लॉस काटने के लिए आता है तो 54 के बहुत स्टॉप लॉस लगे होंगे,
तो उन स्टॉप लॉस को काटते काटते $52 या $58 के आसपास भी जा सकता है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए वहाँ पर बेहतरीन मौके सिल्वर के अंदर निवेश करने के हो सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसला लें। जहाँ तक सिल्वर के चार्ट्स की बात करें हम वीकली कैंडल्स पे, तो बड़ी ताबड़तोड़ कैंडल थी पिछले सप्ताह की जो सिल्वर की कैंडल थी बड़ी ताबड़तोड़ थी। इस सप्ताह भी सिल्वर की कैंडल मजबूत थी। पिछले सप्ताह के हाई पर ही डॉलर्स टर्म्स के अंदर सिल्वर ने क्लोज दिया था। इस बार ऊपरी लेवल से करेक्शन आई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर जाएगा और जो सिल्वर का मूव आएगा वो जनरली इस महीने के एंड में, जब पूरे साल की सिल्वर की डिलीवरी की सेटल कॉमेक्स पे होगी, उस समय पर हो सकता है कि उस समय पर सिल्वर $60 को भी तोड़ दे, क्योंकि सिल्वर के अंदर जो मोमेंटम बना हुआ है, जो कैंडल्स दिखा रही हैं, जो वॉल्यूम्स दिखा रहे हैं, वो यही बयां कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम पिछले 2 सप्ताह के वॉल्यूम्स भी देखें ना कैंडल के साथ, तो जिन वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हुई थी, अगर कैंडल्स को अगर हम देखें सेलिंग वाली, तो बाइंग के अंदर भी पिछले सप्ताह जो बाइंग हुई थी वो लो वॉल्यूम के साथ थी, प्राइस एक्शन बड़ा था। इस बार जो बाइंग आई है वो हाई वॉल्यूम के साथ आई है, लेकिन प्राइस एक्शन छोटा है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो सिल्वर पर हमारा एक विशेष ध्यान है। और सिल्वर में हालांकि हमें ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा ट्रेडर टाइप का माइंडसेट रखते हैं वो शायद प्रॉफिट बुक करने के लिए आएंगे, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको $56 के आसपास का भाव भी देखने के लिए मिले। और MCX में हो सकता है कि अभी 1,83,84,000 का भाव है, तो MCX में भी 1,75,000 1,76,000 के आसपास के भाव आपको सिल्वर में देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर MCX में 1,70 के नीचे के भाव जाते हैं, 1,65 और 1,70 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एग्रेसिवली जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशंस एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद US डॉलर का जो वीकली इंडेक्स है, देखिएगा US डॉलर ने पिछले 2 सप्ताह में जो वीकनेस दिखाई है, उसकी वजह से जो हमारे शेयर बाजार और जो गोल्ड है उसमें एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा वो मुझे लगता है कि स्पेशली कमोडिटी सिल्वर और गोल्ड के लिए बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि अब यहाँ पर डॉलर इंडेक्स काफ़ी लंबे समय तक नीचे रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है उसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक 1 डे चार्ट के अंदर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के बाद ये दोबारा से $100 के पास निकलता हुआ नजर आएगा और $102 तक के भाव आने वाले 1 से 1.5 महीनों के दौरान हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और उस समय पर अगर $102 का भाव आता है, तो हो सकता है उस समय पर हमारे स्टॉक मार्केट छोड़िए, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के अंदर एक बड़ी भयंकर गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी हमें डॉलर इंडेक्स पर भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इस सप्ताह किन शेयरों में रहा दम, वो करते हैं बात। तो इस सप्ताह जो दम रहा वो रहा टेक्नोलॉजी शेयर्स में। ये बॉटम फिशिंग स्टॉक्स थे सारे, विप्रो, HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा टूट बहुत गए थे। एशियन पेंट्स भी देखिएगा 2021 से 3,000 का भाव आ गया। और क्रूड ऑयल का प्राइस अगर इन्हीं प्राइस पे रहता है, तो एशियन पेंट्स को जो डर था बिरला वालों से और जिंदल वाले जो कंपनियां नई पेंट के अंदर आई हैं, तो वहाँ पर अब उनको दरकिनार करता हुआ एशियन पेंट्स दोबारा से 3,000 के आसपास आता हुआ नजर आया। उसके बाद अगर हम TCS के अंदर भी देखें, तो यहाँ पर भी एक बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी 3,000 के नीचे जब ये गया था। बट मुझे यहाँ लगता है कि जो 3,300 के आसपास इस शेयर्स के अंदर अगर भाव जाता है, तो बहुत हैवी सेलिंग जो है देखने के लिए मिलेगी टेक्निकली भी। और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन हो सकता है कि इन्हीं प्राइस के आसपास देखने के लिए मिले। और यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिवली ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा पूरा का पूरा जो इंडेक्स के अंदर जो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स चल गए थे, तो किसको संभाला जाए। तो इसी कड़ी में कोटक महिंद्रा बैंक भी था, क्योंकि ये अकेला बैंक नहीं चला था, तो उसको भी चला दिया। इसके अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस, मारुति सुजुकी, आइशर और हिंडाल्को जैसे शेयर्स में तेजी रही। कमजोरी रही जहाँ पर सरकार ने घुटने टेक दिए वो था इंटरग्लोब और इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। आपने देखा कि जो पूरे हफ्ता जितनी लोगों को परेशानी हुई और इन्होंने जिस तरीके से फ़्लाइट कैंसिल करी, और गवर्नमेंट ने जो कुछ रूल्स बदले थे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, तो उनको दरकिनार करते हुए इंडिगो ने अपनी मनमानी की और जो लोगों को असुविधा हुई उसके सामने सरकार ने भी नियम बदलने के लिए जो है घुटने टेक दिए। तो अल्टीमेटली सरकार को अपनी जो मैं मोनोपोली तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत बड़ा सबसे बड़ा एविएशन के अंदर जो प्लेयर है वो
इंडिगो ही है, तो उसने अपनी मांगे एक तरीके से मनवा ली। आप देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। मैक्स हेल्थ केयर में 5.6% की कमजोरी थी, बट ये शेयर हमारा कभी स्टॉक फॉर द मंथ भी रहा था 200-250 रुपये के आसपास। अब ये जो शेयर है इसमें गेम दूसरा है। आप मैक्स हेल्थ केयर को प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से मत देखो जी, विदेशी लोग ये समझ रहे हैं कि भाई इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो इसमें जो बहुत पैसा है वो प्राइवेट इक्विटी का या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका यहाँ पे फोकस है। ये जो शेयर्स है वो प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से ट्रेड नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप उसको देखोगे तो बहुत महंगा लगेगा, लेकिन ये हो चाहे अपोलो हॉस्पिटल्स, तो इस पूरे सेक्टर को जो मल्टीनेशनल्स इन्वेस्टर्स हैं, मैं यही कहूँगा कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस वजह से आपको ये वैल्यूएशन इन शेयर्स में मिल रहे हैं। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट दोनों कंपनीज में नहीं है। वहीं पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर 5% की कमजोरी आई। रीज़न ये था कि जो क्वालिटी जो आइसक्रीम वाला बिजनेस है वो उन्होंने डीमर्ज किया, तो उसकी भी एडजस्टमेंट है। एटर्नल टाइटन जैसे शेयर्स भी जो है कमज़ोर रहे। इसके अलावा जहाँ तक अगर बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल का जो AMC का IPO आ रहा है, तो जनरली ICICI बैंक तो इसमें अब डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। हालांकि जो 10% इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं वो प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट होल्डिंग्स, जो दूसरा पार्टनर है ICICI के साथ, जो 49% स्टेक रखता है, वो अपना 10% स्टेक बेच के 39% पे रखेगा। 51% ICICI बैंक का स्टेक रहेगा। तो यहाँ पर जो IPO का प्राइस रखा गया वो 2061 और 2165 है, और तकरीबन 50 रुपये के आसपास की EPS है बैंक की, सॉरी ICICI प्रू की। तो तकरीबन 40 के आसपास की पी रेशियो के ऊपर, ये 40 से 42 के आसपास की पी रेशियो पर ये ट्रेड कर रहा है, तो अपने PS के साथ मैच कर रहा है। तो बहुत कुछ टेबल पर तो नहीं है IPO के अंदर, बट क्योंकि IPO में एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है, उस नेक्सस को देखे तो IPO के अंदर लिस्टिंग ठीक हो जाती है, और बाद में बेचारा इन्वेस्टर्स देखता है कि भाई वो शेयर्स के भाव तो टूट गए। मैंने देखा बहुत सारे IPO हैं जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स की जो बुक है वो बढ़िया तरीके से भरती है, और फिर जो TV के एंकर्स हैं वो भी उस शेयर्स को बहुत प्रमोट करते हैं, और बाद में वो शेयर्स आधे आधे हो जाते हैं। तो देखिएगा, IPO में पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले। वैल्यूएशन वाइज मुझे रिस्क रिवार्ड के एंगल से न्यूट्रल मुझे लगता है कि कोई बहुत महंगी वैल्यूएशंस नहीं है, बहुत सस्ती नहीं है। अगर मुझे लगता है कि अगर ये 30 के आसपास की प्राइस अर्निंग रेशियो पे आगे आने वाले समय में मिलता है, तो ICICI प्रू जो है एक बेहतर इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। बट इन प्राइस में मुझे स्लाइटली महंगा लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।